गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 239 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे 20 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन को। ठीक है, जीके का क्विज है एक तरह से। वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बनते हैं स्टेट पीसीएस में। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 239 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इसमें हमने करंट अफेयर्स की सीरीज अभी स्टार्ट की है 1-2 दिन से, और बीच बीच में जो है इस तरह के जीके के क्विक रिवीजन भी देंगे जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, या वन संरक्षण अधिनियम 1980, या जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, या वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये जो इनका ईयर वर्ष है ये भी मैच करने के लिए पूछ लेता है कौन सा कब है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 या 1974 के तहत की गई थी। निवारण नियंत्रण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1974 में की गई थी। इन सभी प्रश्नों की आप पीडीएफ फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मिलेंगे 150 प्रश्न एक टेस्ट में। उसके लिए आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कुंभ मेला यूनेस्को की निम्नलिखित में से किस सूची का हिस्सा है? विश्व धरोहर स्थल, या मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक विरासत स्थल, या सांस्कृतिक परिदृश्य? कुंभ मेला आएगा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो कुंभ मेला संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को क्या शक्ति प्राप्त है? क्या शक्ति प्राप्त है इनमें से? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं में परिवर्तन करना, ऑप्शन नंबर बी। तो संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो नए राज्यों के गठन से संबंधित है। संसद को नए राज्यों के गठन के लिए कानून बनाने का अधिकार है, और नए राज्यों का जो निर्माण है वो निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो तरीके? किसी मौजूदा राज्य से क्षेत्र को अलग कर दीजिए, दो या दो से अधिक राज्यों को एकजुट कर दीजिए, विभिन्न राज्यों के भागों को एकजुट कर दीजिए, किसी भी क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में एकीकृत कर दीजिए। संसद को यह भी अधिकार है क्या? किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटा दे या बढ़ा दे, किसी भी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर दे। ठीक है, जो कि किया भी था। जम्मू कश्मीर को पहले विशेष राज्य था, उसको तोड़ दिया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब उनको जोड़ दिया, एकजुट कर दिया, एक ही केंद्र शासित प्रदेश है वो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी वह विधि नहीं है जिसके द्वारा संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्यों का निर्माण कर सकती है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी वह विधि नहीं है जिसके द्वारा संसद अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण कर सकती है? किसी मौजूदा राज्य से क्षेत्र को अलग करना ये तो है, दो या दो से अधिक राज्यों को एकजुट करना ये भी है, किसी भी क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में मिलाना ये भी है, मौजूदा राज्यों को विशेष शक्तियां प्रदान करना ये नहीं है। तो मौजूदा राज्यों को विशेष शक्तियां प्राप्त करना, प्रदान करना ये नहीं है। नए राज्यों का निर्माण जो है वो निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। किसी मौजूदा राज्य से क्षेत्र को अलग करना, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों को एकजुट करना, विभिन्न राज्यों के भागों को एकजुट करना, और किसी भी क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में एकीकृत करना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। नए राज्यों के गठन के लिए संसद यानी हमारी पार्लियामेंट में विधेयक पेश करने के लिए कौन सी आवश्यकता अनिवार्य है? इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है राष्ट्रपति की सिफारिश, सबसे जरूरी है ये। तो नए राज्यों के गठन के लिए विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने वाले कानून संसद में कैसे पारित किए जाते हैं? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसको विशेष बहुमत लगाकर गलत कर देते हैं, लेकिन ये साधारण बहुमत से ही हो जाता है। सिंपल मेजोरिटी इसका आंसर है। और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, अलग अलग स्टेट के स्टेट पीसीएस में बार बार पूछा गया है प्रश्न। देखिए, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को संविधान में संशोधन नहीं माना जाता, भले ही वे प्रथम सूची, प्रथम अनुसूची या चौथी अनुसूची के प्रावधानों को संशोधित करते हों। इसका अर्थ यह है कि ऐसे कानून संसद में साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं तथा इसके लिए संवैधानिक संशोधनों के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का परिणाम क्या था? क्या था? देखिए, पहले तो एक राज्य था, विशेष राज्य था, तो जम्मू और कश्मीर को एक अलग राज्य बन गया। अलग राज्य नहीं है तो केंद्र शासित प्रदेश बना, इसको तोड़ा गया। जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप। ये अब एक ही है, पहले ये अलग अलग थे। तो तीसरा ये हो गया। चौथा हो गया दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी भी है। जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पौंडीचेरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी है? यमुना तो गंगा की सहायक नदी है। सरयू की सहायक नदी है यहाँ पर करनाली। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो करनाली और महाकाली नदियाँ ये जो सरयू की सहायक नदियाँ हैं। एक आधा टीवी पूछी जाती है एग्जाम्स में, किसी भी नदी की पूछ लेंगे। बलिया नाम की एक संभावित उत्पत्ति क्या है? गंगा और यमुना के संगम के नाम पर इसका नाम रखा गया। बलिया एक जिला है उत्तर प्रदेश का। घाघरा नदी से उत्पन्न राजा अशोक को श्रद्धांजलि या स्थानीय रेतीली मृदा जिसे बल्लुआ कहा जाता है से उत्पन्न बलिया। बलिया जो है स्थानीय रेतीली मृदा जिसे बलुआ कहा जाता है से उत्पन्न। तो बी है इसका आंसर। देखिए, मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का जो नाम है वो स्थानीय मृदा बलुआ, जो कि एक रेतीली मृदा है, से जुड़ा है। शहर का मूल नाम बालियान था, जो बाद में बदलकर बलिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, सतलज, चेनाब, रावी, व्यास। यमुना नहीं है, आसान सा प्रश्न है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो सिंधु जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पश्चिमी प्रणाली है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जो यमुना है वो प्रवाह की दृष्टि से गंगा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु नदी किस क्षेत्र से प्रवाहित होती है? उत्तराखंड में हिमालय से तो नहीं निकलती सिंधु, वो तो गंगा है। तिब्बती पठार, तिब्बती पठार, ऑप्शन नंबर ए। तो सिंधु नदी जो है वो चीन के तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के पास से प्रवाहित होती है। यह नदी बोखरचू के पास एक ग्लेशियर से प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय
या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब का है ये? जिसका मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में 1899। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना 1899 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में। अलग से प्रश्न बनता है इस पर, कहाँ पर है मुख्यालय। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का कौन सा घटक इसकी नीतियों और बजट की देखरेख के लिए जिम्मेदार है? ये घटक हैं इसके, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो हो गया, प्रशासनिक परिषद हो गया, वित्तीय सहायता कोष, न्यायालय के सदस्य। तो इसकी नीतियों और बजट की देखरेख करता है प्रशासनिक परिषद, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीएसी की संगठनात्मक संरचना जो है वो 3 भागों में विभाजित है। प्रशासनिक परिषद, इसका काम क्या है? इसकी नीतियों और बजट की देखरेख करता है। न्यायालय के सदस्य क्या काम करते हैं? स्वतंत्र संभावित मध्यस्थों का एक पैनल है। अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, इसका सचिवालय जिसका अध्यक्ष महासचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? पूछता है इस तरह के प्रश्न स्टेट पीसीएस में। कब हुई थी? मार्च में हुई थी, मार्च 2007 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है? किसके ज़्यादा सही होगा, किसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय? इसका आंसर या तो बी होगा या सी होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है। 16वां प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी बन जाते हैं इस तरह के प्रश्न किसी भी एग्जाम में। इसका उत्तर है 1875, 1875। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी, सीधे सीधे याद रखिएगा। 20 प्रश्न है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? श्रम बल सर्वेक्षण, बहुत सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो उसके प्रश्न में ही छुपा रहता है। श्रम बल सर्वेक्षण, तो भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का आकलन करना। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का उद्देश्य वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने के छोटे समय अंतराल में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना, अर्थात श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बाल श्रम बल भागीदारी दर और बेरोजगारी दर, इन सब का। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भी है। निकलती कहाँ से है? महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। किन किन राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा अलग अलग प्रश्न दोनों।
क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। तुंगभद्रा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? तुंगभद्रा गोदावरी की एक सहायक नदी है और यह तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से बनती है। देखिए पहले ही गलत है, गोदावरी की थोड़ी है, तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से बनती है, दूसरा वाला सही है। तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से बनती है और तुंगभद्रा को महाकाव्य काल के दौरान पंपा के नाम से जाना जाता था, पंपा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? नर्मदा नदी अपना जल विसर्जन करती है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी जो कि एक उपशाखा है अरब सागर की, क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम वाहिनी नदी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी इधर है, अरब सागर इधर है, हिंद महासागर ये नीचे पूरा, प्रशांत महासागर से कोई मतलब नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अरब सागर ही लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नर्मदा नदी अरब सागर की एक खाड़ी खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह जो नदी है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई है करीब 1312 किलोमीटर। इतना नर्मदा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? भारत का पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट, यहाँ है उड़ीसा। और बड़ी ही इम्पोर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बने। चिल्का झील, चिल्का झील ऑप्शन नंबर सी। तो चिल्का झील जो है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है। चिल्का जो है वो दया नदी के मुहाने पर स्थित है और ये जो दया नदी है वो बंगाल की खाड़ी में बहती है या गिरती है। चिल्का झील जो है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून है। न केवल भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लैगून है ये चिल्का झील, और विश्व की दूसरी। पहली कौन सी है कमेंट कर दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर। ठीक है, और खारे पानी की झील जिसको पता हो वो कमेंट करे। चलिए, तो ये 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट जीके के, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। सब्सक्राइब रखना है सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।